मेरे दादाजी के द्वारा ही हमारा परिवार एक अचानक हुई धन की प्राप्ति से समृद्ध हुआ। परिवार के अनुसार अपने चरम समय में हमारे परिवार के पास 3 पंक्तियों में दुकानों के साथ दरवाजे थे जो सभी व्यस्ततम क्षेत्रों में स्थित थे। ये सब हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। मेरे दादाजी खुद एक बढ़ई थे, भले ही कोई कुशल कलाकार न थे, लेकिन उस जमाने में कुछ हुनर जानने वाला कभी भूखा नहीं रहता था। उस साल बर्फ बहुत ज्यादा गिरी और वसंत ऋतु तक बर्फ लगातार गिरती रही। पूर्व के अनाज की आपूर्ति जल्दी ही खत्म हो गई। आज के शब्दों में कहें तो वहाँ अकाल पड़ा था। सौभाग्य से मेरे परदादा को बढ़ईगिरी का काम आता था, जिससे वे अमीर परिवारों के लिए काम करके अनाज कमा सकते थे। लेकिन जिंदगी बहुत कठिन थी, ऊपर पाई तो नीचे नहीं। एक रात मेरे परदादा ने एक बड़ा और चमकीला मकई का रोटी खाया, फिर बिस्तर में लेट गए। ना तो सो पा रहे थे, ना हिलने की हिम्मत थी। बर्फीली रात में बहुत ठंड थी। मेरे परदादा अगर एक बार भी पात देते तो तुरंत उसे ढक लेते, इस डर से कि कहीं ये गर्मी भाग न जाए। इसी स्थिति में वो ऊँघने लगे। हाल बहुत खोला, दरवाजे के सामने एक नीले हरे कपड़े पहने बच्चा खड़ा था। बच्चा गोरा था, अंडाकार चेहरा और गोल आंखें, ठंड से कांप रहा था। परदादा का दिल पिघल गया। बच्चे की अवस्था देखकर वह कठोर शब्द नहीं बोल पाए। भूख लगी है ना, परदादा ने पूछा। पूछते ही उन्होंने खुद को थप्पड़ मारना चाहा। ये सवाल नहीं करना चाहिए था। बच्चे ने सिर हिला दिया। परदादा कमरे में गए, एक वाव वोतू लिया, उसे आधा तोड़कर बच्चे को दे दिया। खाओ, खाकर कहीं और चले जाओ। लड़के ने आधा बड़बड़ा झटपट खा लिया। खाने के बाद वह फिर से मेरे परदादा को देखने लगा। मेरे परदादा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि बस अब कुछ नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह मेरे परदादा काम पर निकले, लेकिन वह सफेद लड़का कहीं नहीं दिखा। लेकिन दूसरी रात दरवाजा फिर से खटखटाया गया। मेरे परदादा ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह सफेद लड़का था और इस बार उसके साथ एक सफेद और चमकदार लड़की भी थी। दोनों बच्चे। ताई दादा के पास उस समय मजदूरी नहीं होती थी। मुख्य घर 6 वाउटो और एक थाली अचार देता था। ये दोनों बच्चे भी ज्यादा नहीं मांगते थे, आधा वाउटो काफी था। अचार की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे ही उन्होंने 2 महीने खा लिया और सब कुछ फिर से दिन आखिरकार समाप्त हो गए। और एक दिन इन दोनों बच्चों ने अचानक आना बंद कर दिया। पर परदादा को उल्टा कुछ कमी सी महसूस होने लगी। उस समय के लोग इतने भावुक नहीं होते थे, हर दिन बस यही सोचते थे कि कैसे पेट भरे। इस तरह लगभग 15 दिन बीत गए। एक रात फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पर बाबा ने दरवाजा खोला। इस बार केवल धन्यवाद कहने के लिए आए थे और फिर एक बहुत भारी सा बक्सा छोड़ दिया, यह कहते हुए कि वह उनके जाने के बाद ही खोले। जैसे अच्छा कर्म का अच्छा फल होता है। उस अकाल के द्वार में जब 2 अजनबी बच्चों को बचाने के लिए कोई अपना निवाला दे, ऐसे लोग बहुत कम होते थे। पैसे आने के बाद परदादा ने शादी की, 3 पत्नियों की, और फिर कोई हलचल नहीं। डॉक्टरों और दवाओं से भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस वजह से परदादा बहुत परेशान थे। कहावत है, समृद्धि गहरे जंगल में भी रिश्तेदार लेकर आती है। गरीबी कहीं भी हो, कोई ध्यान नहीं देता। तभी परदादा ने सोचा लोगों की मदद ली जाए। आसपास मदद के लिए कुछ चापलूस भी थे, जिनमें से एक ने सुझाव दिया कि हो सकता है मेरे घर के आंगन का वास्तु दोष हो। परदादा एक और खड़े सेवा करते रहे, बिना कोई बाधा डाले। शिक्षक ने आंखें खोली और परदादा से कहा, तुमने दूसरों की अनगिनत संपत्ति तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अपने परिवार की वंशवेल को समाप्त कर रहे हो। इस जीवन में तुम्हारे लिए समृद्धि और वैभव पर्याप्त है। परदादा ने सुना। बूढ़े, आप अभी भी नहीं समझे। आपको वो सोने की छड़ें देने वाला कोई इंसान नहीं था। वह पहाड़ पर साधना करने वाला पीलाजी था। 3 साल पहले उस पूर्व के अकाल के दौरान लोग खाने के बिना थे और पहाड़ पर जाकर उनके सर्दियों के भंडार को खोद रहे थे। बूढ़ा पीलापन एक सांस से जीवन बचा रहा था। छोटे सहन नहीं कर पाए, इसलिए खाने की तलाश में नीचे आए और आपके दरवाजे पर पहुंचे। आपने अपनी दया दिखाई और उन्हें बचाया। उन्होंने कहा, उसने सुझाव दिया कि भेजो। 3 साल पहले क्या किसी ने पहाड़ी के पीछे एक गुफा में अनाज और मेवे खोद निकाले थे? और इन्हीं जमा खाद्य पदार्थों से जीवित रहने वाले लोग कम नहीं थे। मेरे परदादा की जांच के लिए वास्तव में ऐसा हुआ कि मेरे परदादा के जानने वाले एक व्यक्ति को भी उस गुफा ने बचाया। यह खबर सुनकर श्रीमान ने कहा, चाहे वह भोजन मांगने वाले बच्चे हों या कृतज्ञता व्यक्त करने वाली पूरी परिवार, वे आपके घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते। मेरे परदादा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वे चाहे कितना भी बुलाएं, अंदर नहीं आते। श्रीमान ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके घर की छत पर गाहक जी बैठे हैं। गाहक जी के वहाँ बैठने से वे अंदर नहीं आ सकते। मेरे परदादा ने अपना माथा ठोका। तुरंत ही उन्होंने सनक चैनसिंग को देवता के रूप में पूजा, क्योंकि वह छत पर जो अक्षर थे उन्होंने खुद ही खोदे थे। उस समय की वह छोटी सी कुटिया भी उन्होंने खुद ही मरम्मत की थी। ये सनक चैनसिंग ये सब कैसे जान पाए? क्या ये देवता के अवतार नहीं थे? करना नहीं कर सकते। क्या यह देवता का अवतार नहीं है? पर मेरे परदादा अभी भी कुछ समझ नहीं पाए और पूछा, मान भी ले कि वे वास्तव में एक जलवायु में बदल गए हैं। मैंने उन्हें बचाया था, उन्होंने मुझे प्रतिदान भी दिया, फिर अब मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? सृष्टिसन ने एक सांस ली और कहा, पीतल की बुरी प्रकृति जो उनका एहसान मानता है, वे आपको एक सांसारिक समृद्धि देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे फकबो ये अवसर भोग नहीं सकते। इसलिए उन्होंने तुम्हारा सौभाग्य लिया, जिससे तुम 5 पैसे और 3 पक्षियों का लाभ उठाए। इस तरह तुम धन और वैभव का आनंद ले सकते हो। तुम्हारी समृद्धि और संपत्ति दोनों ही आशाजनक है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी आंखें बंद कर लोगे तो पीली परी उन्हें वापस ले लेंगी जो उन्होंने दिया था, जिससे तुम्हारे घर की शांति भंग हो जाएगी। जब परदादा ने सुना तो वे समाधान मांगने लगे। श्रीमान सुन ने अपनी भौहें उठाकर कहा, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम। कारण खत्म हो गया तो परिणाम भी नहीं रहेगा। ये सारी बड़ी दौलत लौटा दो और सुकून से अपना बढ़ाई का काम करो। तुम्हारे पुराने घर में खुद ब खुद समृद्धि आ जाएगी। लेकिन तैयार थे। मेरे परदादा अचानक मुश्किल में पड़े दिए गए। सरल से विलासिता में जाना आसान है, लेकिन विलासिता से सरल जीवन में लौटना कठिन है। मेरे परदादा हमेशा गरीब थे और इन सालों में सबसे आगे वाले समृद्ध व्यक्ति बन गए। अब उनसे कहा जा रहा है कि सब पैसे लौटा दें और फिर से गरीब जीवन जी, जो सचमुच कठिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना वंशजों के परिवार की विरासत समाप्त नहीं हो सकती। सुनील जी ने देखा कि वह कठिन परिस्थिति में है। एक और सबसे खराब उपाय भी है। परदादा ने हड़बड़ाकर पूछा, क्या उपाय है? सुन साहब हाथ फिसलते हुए बोले, उन माता पिता ने भी पूरी कोशिश की। सुसेन सिंह के जाने के बाद मेरे परदादा चिंतित हुए। उन्हें पता था कि यह ऐसा मामला है जिसमें बाहरी व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर सकता। वे चापलूस उसके पास सिर्फ पैसे के लिए ही थे। उन्हें उसे अपनी सारी संपत्ति लूटने देना बिल्कुल मंजूर नहीं होता। वे रखेले उसके बच्चे तो चाहती थी, लेकिन अगर वह कंगाल हो जाता तो उन्हें कैसे पालती? जहाँ तक गली मोहल्ले के पड़ोसी हंसने की बात है, वो लोग निश्चित रूप से 8वें हिस्से में आने वाले व्यक्ति को एक रात में देख सकते हैं। फिर से ग्रुप लाइट में बदलकर वह ताउम्र 3 दिन 3 रातें बिना आंख बंद किए चौथे दिन अकेले शहर के बाहर किंगफेंग गेट पर पहुंचे। श्रीमान ने उन्हें देखा और पूछा कि क्या उन्होंने निर्णय ले लिया है। ताउम्र फिर भी कुछ संकोच में थे। क्या इन 2 उपायों के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है? किंगफेंग गेट का धार्मिक अनुष्ठान का धन मैं निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। श्रीमान की महान कृपा में भी। फिर उन्होंने परदादा से कहा, लगता है कि आप अभी भी निर्णय नहीं ले पाए हैं। ऐसा करते हैं, आज रात मैं आपको इस परिवार की भाग्य रेखा दिखाने ले चलता हूँ। देखने के बाद आप निर्णय ले सकते हैं। एक रात मैं बोर होकर चैट सॉफ्टवेयर खेल रहा था, तभी अचानक एक विकृति मेरे चैट रूम में आ गई। वह व्यक्ति एक हरे और घिनौने मुखौटे के साथ आया।
उसके स्क्रीन में एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और अपने चेहरे को ढककर दर्द में तड़प रहा था। मैं बहुत डर गया और चैट बंद करना चाहता था। क्या आप जिज्ञासु नहीं है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? जिज्ञासा ने मुझे रुकने के लिए मजबूर किया। मैं हर दिन तुम्हारे जैसे एक भाग्यशाली विजेता को यादृच्छिक रूप से चुनता हूँ, क्योंकि तुम वीडियो देखते हो लेकिन लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट नहीं करते हो। इसलिए तुम्हें बधाई हो, तुम जीत गए हो। मैं तुम्हारा आईपी पता ढूंढ सकता हूँ। जल्दी ही उसने मेरी सारी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर दी। आगे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारा हाल भी उसी जैसा होगा। पहला सवाल, वह ऐसा क्यों बन गया? इस सवाल का मैं सच में नहीं जानता कि कैसे जवाब दूं। अगर तुमने चैट बंद करने या लिंक तोड़ने की हिम्मत की तो मैं जल्दी से तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं डरा हुआ और घबराया हुआ था। उसके दबाव में आकर अंततः मैं पहुंचा हूं। क्या उसने आपको नाराज किया? वह वास्तव में तुम्हें सही अंदाजा लगाने के लिए बुला रहा था। यह आदमी मेरा चेहरा देखने के बाद मेरी हंसी उड़ाने लगा। इस तरह दिखते हुए भी तुम्हें वीडियो कॉल करने में शर्म नहीं आती? मेरे लिए तो ये शर्म की बात होगी। हाँ, इस व्यक्ति ने ऐसा कहकर अपना मुखौटा उतार दिया और मैंने देखा कि उसका चेहरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जैसे पिघली हुई मोमबत्ती जिससे घृणा होती है। बाद में मैंने उसे ढूंढा और उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया। वह मुझसे मिन्नतें करने लगा। मैंने उत्तेजित होकर उससे कहा, तू नहीं चाहता था कि मेरे जैसा हो, तुझे मरना है तो मर। तो दूसरा सवाल शुरू करते हैं, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है? जब मैं संकोच कर रहा था उसने मेरा पता निकाल लिया। जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा। अंत में मैंने अपने मन के विरुद्ध बात कही, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है, ये बहुत कूल और हैंडसम लगता है। ओह, सच में? माँ, लगता है तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो। मैंने जवाब नहीं दिया। वह कुछ चिढ़ गया और अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए उसने पास के व्यक्ति को जोर से लात मारी। आखिरकार उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ ताकि तुम मेरे जैसे बन सको। किसने कहा कि तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाद में मैंने देखा कि मेरे घर के नीचे एक व्यक्ति मास्क पहने हुए एक बोतल लेकर खड़ा था। मैंने पुलिस को बुलाया और उसे पकड़वा दिया, लेकिन मास्क उतारने के बाद पता चला कि वह व्यक्ति वही नहीं था जिसे मैंने वीडियो चैट में देखा था। उसने कहा कि उसे भी धमकी दी गई थी। अंततः पुलिस ने उस विकृत व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद से मैं अजनबियों से वीडियो चैट करने की हिम्मत नहीं कर सका।